जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, अंडर द सेगमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ डच इन इंडिया यानी भारत में डचों का आगमन। आज का हमारा टॉपिक है। ये डच कौन है भाई? तो डच जो है यूरोप में एक देश है नीदरलैंड। यहां पर ये यूरोप का एक और मैप मैंने बनाया हुआ है बड़ा सा, ताकि आपको मैं लोकेशन समझा सकूंगा अभी। तो यहीं पर नीदरलैंड है और यहीं के निवासियों के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीदरलैंड वासी जो है या नीदरलैंड जो है वो दूसरा यूरोपीय देश है जो भारत आता है, यानी डच दूसरे यूरोपियंस हैं जो भारत आते हैं पुर्तगालियों के बाद। पुर्तगाली जो है वो सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से भारत आते हैं। यहां पर ये देखिए ब्लैक वाला जो पार्ट है यही पुर्तगाल है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर भारत आने का क्रम देखें यूरोपीय देशों का तो वो इस क्रम में आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं 1498 में, उसके बाद डच आते हैं यानी जो नीदरलैंड के निवासी हैं 1595-96 में, फिर ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश आएंगे 1600 में, उसके बाद आते हैं डेनमार्क वाले जो कि 1616 एडी में आते हैं, और फिर फ्रेंच आते हैं यानी फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, और अंत में स्वीडन आएगा 1731 में। लेकिन मैंने ये बताया हुआ था कि यहां चार ही प्रमुख देश हैं जिन्होंने भारत में अपनी छाप छोड़ी। तो इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास में हम चार ही प्रमुख देशों को पढ़ते हैं। पहला पोर्टुगीज, दूसरा जो है नीदरलैंड वासी यानी कि डच, तीसरे जो हैं ब्रिटिशर्स हैं, और उसके बाद सीधे हम फ्रांस को पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रांस के पहले डेनमार्क आता है और फ्रांस के बाद स्वीडन आता है। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एग्जामिनेशन में अगर क्रम पूछ लिया जाए, इस क्रम से सवाल बन जाए, जैसे कि यूरोपीय देशों के भारत आने के क्रम में फ्रांस का स्थान कौन सा है, तो फ्रांस 5वें स्थान पे है, क्योंकि यह डेनमार्क के बाद आता है। लेकिन अगर प्रमुख कंपनियों की बात करें तो ब्रिटेन यानी ब्रिटिशर्स के बाद सीधे फ्रांस का स्थान आएगा। तो आपको बस एग्जामिनेशन पर्पस से यह क्रम याद रखना है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि छठा यूरोपीय देश कौन था जो भारत आया समुद्री मार्ग से, तो स्वीडन का नाम आप लेंगे, ठीक है। तो इस क्रम को बस याद रखिएगा। पहले नंबर पर पोर्टुगीज, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, चौथे नंबर पर डेनमार्क वाले, पांचवें नंबर पर फ्रेंच और छठे नंबर पर स्वीडन। तो ये आपको याद रखना है। पोर्टुगीज 1498 में, डच 1595-96 में, ब्रिटिशर्स 1600 में, डेनमार्क वासी 1616 में, फ्रेंच आते हैं 1664 में, और स्वीडन आता है 1731 में। चूंकि चार ही प्रमुख कंपनियों ने अपनी छाप छोड़ी है भारत में, इसलिए हम ये चार प्रमुख कंपनियां यानी कि चार प्रमुख देश पोर्टुगीज, नीदरलैंड यानी कि डच, इंग्लिश और फ्रेंच की ही बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। ये बस एग्जामिनेशन में कोई सवाल इस तरह से बन जाता है, कई बार ट्रू फॉल्स में भी दे देगा कि फ्रांस चौथा यूरोपीय देश था जो भारत आया। तो बहुत सारे लोग अगर इन्हीं चार को पढ़े हुए हैं, डेनमार्क और स्वीडन को नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें लगेगा कि फ्रांस जो है वो चौथा यूरोपीय देश था। लेकिन वहां पर आपका वो स्टेटमेंट गलत होगा, ट्रू फॉल्स में दे सकता है स्टेटमेंट बना के। फ्रांस 5वां यूरोपीय देश है, ठीक है। इस तरह से ये भारत आने का क्रम है यूरोपीय देशों का। और भारत से व्यापार करने के लिए जो प्रमुख यूरोपीय देश हैं, पुर्तगाली यानी पुर्तगाल, नीदरलैंड यानी कि डच, ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश और फ्रांस, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, ठीक है। तो इन कंपनियों के गठन के क्रम पे भी सवाल आ जाता है। तो चार प्रमुख कंपनियों को देखें तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 में हुआ, ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। यहां बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके कभी सवाल आ जाता है। जैसे देखिएगा यहां पर डच भारत में आते पहले हैं अंग्रेजों से, लेकिन इनकी कंपनी का गठन अंग्रेजों के बाद होता है।
अंग्रेजों की कंपनी का गठन 1600 में होता है, जबकि डचों की कंपनी का गठन 1602 में होता है। तो यहीं पे ट्विस्ट हो जाएगा, डच आते पहले हैं, अंग्रेजों से आने के क्रम में डचों का स्थान दूसरा है, लेकिन कंपनी गठन के क्रम में डचों का स्थान तीसरा है। तो इस क्रम को याद कर लीजिएगा, इस क्रम पे और इस क्रम पे सवाल बनते हैं एग्जाम में, मैंने पहले बताया हुआ है। आज हम पढ़ रहे हैं डचों को, ठीक है, और डचों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैंने ये बताया कि यूरोपीय कंपनी जो है वो समुद्री मार्ग से भारत आती है, सबसे पहले पुर्तगाल आया। तो इन यूरोपीय कंपनियों को भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी समुद्री मार्ग से, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं, पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार जल्दी जल्दी देखिए कि मध्यकाल में भारत का व्यापार दो मार्गों से होता था। एक स्थल मार्ग था, जब हम भारत से चलते थे, और इस मार्ग से होते हुए अगर आज की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ठीक है। तो भारत से जब आप स्थल मार्ग से चलेंगे, बीच में आप कोई भी रूप इस्तेमाल करें, उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा भारत रख लें तो भारत से जब आप जाएंगे तो अफगानिस्तान जाएंगे या ईरान जाएंगे, ठीक है। ईरान से आप इराक जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं और यूरोप जा सकते हैं, या फिर ईरान से आप डायरेक्ट तुर्की जाएंगे फिर यूरोप में इन करेंगे। यानी तुर्की किसी भी स्थिति में आपको जाना ही है यूरोप में जाने के लिए। तो भारत का जो व्यापार है मध्यकाल में, एक तो स्थल मार्ग से चलता था, लोग भारत से स्थल मार्ग से तुर्की पहुंचते थे और तुर्की से फिर यूरोप में इन करते थे। दूसरा मार्ग ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग था, ये यहां से, ये अरब सागर से या हिंद महासागर, आप पहले हिंद महासागर का हिस्सा है अरब सागर, तो यहां से सामान चढ़ेगा और ये सामान जब निकलेगा यहां से जहाजों पर, पानी के जहाजों पर, तो ये देखिए यहां पर ये जो है ये फारस की खाड़ी है, जिसे पर्शियन गल्फ भी आप कह सकते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में। तो यहां पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से सामान ले जाया जाएगा, या फिर दूसरा रास्ता ये था कि रेड सी से, लाल सागर से ले जाया जाएगा, और यहां से सामान कुछ दूर पानी में जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, इस अरबियन पेनिसुला पे, अरबियन प्रायद्वीप पे उतार दिया जाएगा जमीन पे, ठीक है। और जमीन के बाद यहां से कुछ दूर सामान जो है व्यापारिक सामान वो जमीन पे चलेंगे, और उसके बाद उन सामानों को, ये जो पूरा एरिया है ये भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरेनियन सी में उतार लिया जाता था। और फिर यहां से यूरोप के जो पूर्वी देश हैं, जैसे ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया, यहां पर फ्रांस हो गया, ये पूर्वी तट पे यूरोप के जो भी देश हैं वहां पे व्यापारिक सामान को उतार लिया जाएगा, और फिर यहीं से फिर पूरे यूरोप में सप्लाई होगी सामानों की। तो इस तरह से दो मार्ग थे, आप भारत से तुर्की पहुंचेंगे और तुर्की से फिर यूरोप में जाएंगे। पहला मार्ग ये स्थल मार्ग था, दूसरा मार्ग पानी और स्थल दोनों वाला था। पहले पानी से जहाज जाएगा ये, और यहाँ पे फारस की खाड़ी या फिर लाल सागर से जाएगा, ले जाया जाएगा, फिर अरबियन पेनिसुला पर, अरबियन प्रायद्वीप पे ही आएगा, और उसके बाद पानी में फिर भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से यूरोप में, ठीक है। तो ये दो मार्ग थे, इन्हीं से व्यापार चलता था मध्यकाल में। और मैंने जैसा पहले, अब आखिर जरूरत क्या पड़ी कि जब यहां से व्यापार चल रहा था तो फिर समुद्री मार्गों से यूरोपियंस को आने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए हुआ क्या था कि ये जो व्यापार चल रहा था, मैंने बताया कि ये तुर्की जाना अनिवार्य था, ठीक है ना, ये तुर्की जाना अनिवार्य था स्थल मार्ग से अगर आप जाते हैं यूरोप में जाने के लिए। तो यूरोप में प्रवेश आप तुर्की गए बगैर नहीं कर सकते थे। और यहां पर भी देखिए कि ये जो था तुर्की, इसको अगर मैं यहां बना लूं, देखिए ये यूरोप है और ये तुर्की है, यहां पर इस पोजीशन को मैंने बनाया है। और देखिए थोड़ा सा यहां देख लीजिए, इस पोजीशन को अगर आप देखें तो ये तुर्की है, यूरोप है, और ये तुर्की है, इसी पोजीशन को मैंने बना लिया। अब देखिए यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुंतुनिया, ठीक है, जगह था कुस्तुंतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता था, और आज के समय में इसका नाम है इस्तांबुल, और आज ये तुर्की के ही कंट्रोल में है, ये तुर्की है, उस समय यूरोप में था। तो सबसे पहले क्या होता था, हम पहुंच गए तुर्की, ठीक है, यहां से चले स्थल मार्ग से पहुंच गए पहले तुर्की, तुर्की तो पहुंचना अनिवार्य है। और उसके बाद यहां बीच में देखिए यहां पर एक जल संधि थी, या अभी भी जल संधि, बास्पोरस की जल संधि, इधर काला सागर है, इधर मरमरा सागर है, और इन्हीं को मिलाती है बास्पोरस की संधि, ठीक है।
और देखिए तुर्की से जब आप निकलेंगे तो बास्फोरस की संधि को पार करेंगे और यहीं पे कुस्तुनतुनिया आप पहुंच जाएंगे और कुस्तुनतुनिया पहुंचकर आप यूरोप में इन कर जाएंगे यहीं से। ये कुस्तुनतुनिया है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछ देता है एग्जाम में कि जब आप तुर्की से पार करते हैं यूरोप पहुंचने के लिए, तुर्की से आप निकलते थे, ठीक है, और तुर्की से आपको यूरोप में इन करने के लिए किस जल संधि को पार करना पड़ता था, तो बास्फोरस की जल संधि को, यह आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे होता था। और कुस्तुनतुनिया जो है ये बैजेंटाइन साम्राज्य एक यूरोप में हुआ करता था। इधर ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको कहते थे, बैजेंटाइन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य, या हिंदी में कहें तो बैजेंतिया साम्राज्य। तो कुस्तुनतुनिया जो थी ये राजधानी थी किसकी, बैजेंटाइन अंपायर की, या आप कहें पूर्वी रोमन अंपायर की, या आप कहें बैजेंतिया साम्राज्य की, ठीक है। हुआ क्या था, देखिए ये पूर्वी रोमन साम्राज्य और इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य होता था उस समय। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी ये जो इटली है उसकी राजधानी रोम हुआ करती थी, ठीक है ना। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। वैसे पहले अगर देखा जाए ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य पहले बटे नहीं थे, ये एक ही रोमन साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन कालांतर में रोमन साम्राज्य जो यूरोप का है, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो रोमन साम्राज्य है वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य में बट जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम, जो आज भी इटली की राजधानी है रोम, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की, या आप कह सकते हैं बैजेंतिया साम्राज्य की, या आप कह सकते हैं बाइजेंटाइन अंपायर की। तो यहां से तुर्की से चलेंगे और कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे और उसके बाद यूरोप में एंट्री हो जाएगी। मैंने बताया जब आप स्थल मार्ग से चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहां से तुर्की से एक उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन तुर्क को कहते हैं, इनका उदय होता है। और 1453 में 1453 में, सारा मैं डिटेल लिखवा चुका हूं पहले, 1453 में 1453 में यहां से ये ऑटोमन तुर्क्स जो है, ये तुर्की के या उस्मानिया साम्राज्य, वो बैजेंतिया साम्राज्य पर अटैक करता है और बैजेंतिया साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है। हाँ, बैजेंतिया साम्राज्य की हार हो जाती है। यानी बैजेंतिया साम्राज्य के हार का मतलब है कि उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पे या कॉन्स्टेंटिनोपल पे उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाता है, ऑटोमन तुर्क्स का। जब यह अधिकार हो जाएगा तो अब ऑटोमन तुर्क्स क्या करेंगे कि इस रास्ते पर हेवी टैक्स लगाना शुरू कर देंगे और इतना मुश्किल हो जाएगा व्यापार करना कि धीरे धीरे व्यापारी इस स्थल मार्ग को छोड़ देंगे। इस स्थल मार्ग को, जो स्थल मार्ग भारत से चलता था, भारत से होकर तुर्की तक पहुंचता था और तुर्की से फिर यूरोप तक जाता था। तो यह स्थल मार्ग बंद हो गया। जब यह स्थल मार्ग बंद हो गया तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, ये अरब नियंत्रण वाला जो मार्ग है, ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ कि जब एक मार्ग, दो ही ऑप्शन थे पहले दो ही ऑप्शन थे यूरोप जाने के लिए, लेकिन जब ये मार्ग बंद हो गया तो यहां पर भी जो अरब के व्यापारी हैं, जो अरब नियंत्रण वाला मार्ग है, यहां पर अरबों का जो है मोनोपोली बढ़ गया, ठीक है। अरबों का मोनोपोली बढ़ गया और ये भी मनमानी करने लगे व्यापारियों के साथ। तो धीरे धीरे इतनी ज्यादा तो ये भी करने लगे, एक रास्ता तो बंद हो ही चुका था, तो ये भी मनमानी करने लगे मोनोपोली होने की वजह से। तो व्यापारी ये मार्ग भी छोड़ देंगे तो दोनों मार्ग यूरोप जाने का बंद हो जाएगा। अब जब दोनों मार्ग बंद हो जाएगा तब व्यापार तो चल ही रहा था और बहुत प्रॉफिटेबल व्यापार था, स्पाइसेस का भारत से होता था, ठीक है। वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, काली मिर्च का, हाँ, हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का, अदरक का, इलायची का, काली मिर्च का सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि यूरोप का जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र है और वहां लोग उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, तो मांस का सेवन वहां लोग ज्यादा करते हैं आज भी और उस समय भी। तो भारतीय मसालों को लगा के ही वो मांस को प्रिजर्व करते थे। उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता था। काफी प्राकृतिक तरीके से अगर मांस को काफी दिनों तक बचा कर रखना है, ठंडा प्रदेश है तो मांस खाएंगे और अपने आप को मांस खा के उनको लगेगा कि हाँ भाई उन्हें गर्मी महसूस हो रही है, गर्मी मिलता भी था उनको, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे
कि ये व्यापार इन दोनों रास्तों से बंद हो जाता है और फिर समुद्री मार्गों की खोज शुरू की जाती है यूरोपियंस के द्वारा भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि सबसे पहले, मैं पूरा बता चुका हूं कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत और 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा यहां कालीकट पहुंचता है, जिसे आज का आधुनिक नाम जिसका है कोझिकोड। और पुर्तगालियों के बाद दूसरा देश जो है वो कौन सा है? डच है, नीदरलैंड है, जिन्हें हम डच कहते हैं। नीदरलैंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो डच जो है वो दूसरे यूरोपीय हैं जो कि समुद्री मार्ग से भारत आते हैं पुर्तगालियों के बाद, और ये 1595-96 में आते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार ही था इनका भी। और देखिए कि 1498 में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद 1595-96 में डच आते हैं। इसका मतलब है पुर्तगालियों का जो है वो लगभग 100 सालों तक भारत के व्यापार पर और हिंद महासागर के व्यापार पर उनका जो है मोनोपोली है। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जब पुर्तगालियों का आगमन देखा था, उस समय मैंने बताया था कि इस पूरे हिंद महासागर को पुर्तगालियों ने पुर्तगाली सागर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना, तो यहां पर पूरा उनका वर्चस्व है और उसी समय पदार्पण होता है इन डचों का। ठीक है ना, तो डच जिस समय आए उस समय भारत की स्थिति यह है कि यहां पुर्तगालियों का वर्चस्व है। ठीक है, हिंद महासागर पे और हिंद महासागर के व्यापार पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि पुर्तगाल जो है वो पहला यूरोपीय देश था जो समुद्री मार्ग से भारत आया, और ये डच जो हैं या नीदरलैंड वाले जो हैं ये दूसरे यूरोपीय देश हैं जो भारत आते हैं समुद्री मार्गों से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नीदरलैंड के लोकेशन पे और उसकी स्थिति पे। देखिए, नीदरलैंड का अगर हम लोकेशन देखें तो यूरोप में, ये यूरोप है। ठीक है, इसी का एक बड़ा आकार मैंने यहां बना दिया है समझाने के लिए। ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, ये और ये वाला पार्ट जो है ये है स्पेन। ठीक है, यहां पे है फ्रांस, ये फ्रांस है, और फ्रांस के साथ ही देखिए एक यहां पे आइलैंड है जो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन है। तो जब आप पुर्तगाल से निकलेंगे और पुर्तगाल से निकलकर ये बिस्के की खाड़ी इसको पार करेंगे और फिर आप चले जाएंगे इस इंग्लिश चैनल को पार करते हुए, तो आप उत्तरी सागर में जब पहुंचते हैं तो यहां पर आपको दो देश दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे दो देश दिखाई पड़ेंगे। तो ऊपर वाला जो देश है ये जो है ये नीदरलैंड है और नीचे वाला जो है ये बेल्जियम है। तो ये जो ऊपर वाला देश है नीदरलैंड, इसी के निवासियों के लिए और इसी के इस देश की भाषा के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस यही नीदरलैंड है, और इस नीदरलैंड को हम अगर देखें नीदरलैंड, तो इस नीदरलैंड की जो राजधानी है, राजधानी वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, इस नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, और यहां पे एक बंदरगाह भी है रोटरडैम। रोटरडैम ये एक बंदरगाह है और काफी व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है, अब रोटरडैम यहां पे एक बंदरगाह है, और यहीं से देखिएगा कि ये जर्मनी है। आप देखेंगे मैप में तो ये नीदरलैंड और नीचे बेल्जियम, और इसके पूर्व में एक देश है जर्मनी। तो जर्मनी की तरफ से एक नदी भी बहती है जो इधर आती है, ये जर्मनी की तरफ से बह गई, इसको कहते हैं राइन नदी। राइन नदी। अब यहां पे देखिए, ये जो आप मैप में स्थिति देख रहे हैं ये रोटरडैम है, व्यस्ततम बंदरगाह है, काफी व्यापार यहां से होता था, और ये जो राइन नदी है इस व्यापार में काफी मदद करती थी, क्योंकि राइन नदी के सहारे, ठीक है, राइन नदी के सहारे आप देखेंगे राइन नदी में जलयानों का आवागमन लगातार बने रहता था, और रोटरडैम बंदरगाह से सामान उतारकर राइन नदी के सहारे यूरोप के दूसरे भागों में सामानों की सप्लाई आसान थी। ठीक है, अब तो ये हमने यहां तक देख लिया, लेकिन आपको एक चीज और समझना है कि 1581 तक ये डच जो है या नीदरलैंड वाले जो हैं ये व्यापार नहीं कर रहे थे।
क्यों? क्योंकि 1581 एडी तक, हाँ, ये स्पेन के कंट्रोल में थे। यहां पर स्पेन है, ये स्पेन है, यहां पर स्पेन है। तो नीदरलैंड पे किसका कब्जा था? नीदरलैंड पे स्पेन का कब्जा था। तो आप लिख सकते हैं कि नीदरलैंड को स्पेन से आजादी मिलती है 1581 में। यानी कि नीदरलैंड को, यानी कि डचों को, ये जो है ये स्वतंत्र हो जाते हैं, ये इनको स्वतंत्रता मिल जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं कब? 1581 एडी में। 1581 के पहले इन पे किसका कब्जा था इस नीदरलैंड पे? तो यहां पे जो स्पेन है इसी का कब्जा था। तो 1581 के पहले ये अपने बलबूते तो व्यापार नहीं करते होंगे, जो भी व्यापार होता होगा यहां पे स्पेन ही कर पाता होगा, क्योंकि आपका अपने बलबूते उस समय आपका कोई निर्णय नहीं होता जब दूसरा देश आप पे नियंत्रण करके बैठा हुआ है। तो 1581 एडी में जब ये आजाद होते हैं तो इनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है, हाँ, आर्थिक रूप से ये इतने ज्यादा समृद्ध नहीं है कि, क्योंकि पूंजी ही नहीं इनके पास कि ये पुर्तगालियों की तरह सीधे भारत और पूर्व में आए और व्यापार करें। तो इसलिए क्या करेंगे कि आजादी के बाद यहां पे जो लिस्बन है ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ये लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल क्या करता था? भारत से सामान ले जाता था समुद्री मार्गों से, ठीक है। तो पुर्तगाल जो सामान ले जाता था, तो शुरुआती दौर में अपनी आजादी के बाद 1581 के बाद ये डच क्या करेंगे? इसी लिस्बन से सामान उठाएंगे, हाँ, सामान उठाएंगे और इसी तरह से इस रास्ते से होते हुए इंग्लिश चैनल को पार करते हुए ये सामान को ले जाएंगे नीदरलैंड, ठीक है। और नीदरलैंड ले जाकर ये उतारेंगे रोटरडैम, यहां बंदरगाह पे। अभी मैंने रोटरडैम बंदरगाह को इसलिए समझाया, ये रोटरडैम है, और बंदरगाह पे उतारेंगे और उसके बाद राइन नदी के सहारे, राइन नदी में मैंने बताया उस समय जलयानों का आवागमन होते रहता था, तो राइन नदी के सहारे ये यूरोप के अलग अलग भागों में सामान की सप्लाई करेंगे। शुरुआती दौर में ये इसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी आजादी के जस्ट बाद, यानी कि 1581 के बाद। तो ये इनकी स्थिति थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये पूंजी बनाएंगे, हाँ, इसी व्यापार से धीरे धीरे ये पूंजी बनाएंगे और खुद जलयान का और तमाम तरह के यंत्रों का ये विकास करेंगे अपने यहाँ, हाँ, जलयानों का, जहाजरानी का ये विकास करेंगे ताकि ये भी पूर्व के देशों में आकर व्यापार कर सके। और जब ये सक्षम हो जाएंगे तब ये धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सक्षम होने के बाद धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 1595-96 आते आते इनका एक व्यापारियों का एक प्रतिनिधि है, हाँ, कार्नेलस डी हस्तमान। तो 1596 में कार्नेलस डी हस्तमान, इसी को हाउटमैन भी कहते थे, हाउटमैन। ये सबसे पहले, ये पहला यात्री है, डच यात्री, जो कि भारत पहुंचता है। 1595, कहीं 95 लिखा होगा, कहीं 96 लिखा होगा, इसीलिए यहां पर लिखा गया कि डच जो है उनका भारत में सबसे पहला आगमन 1595 में होता है, या 96 में कहीं कहीं, तो 1595-96। तो सबसे पहले कौन आता है? कार्नेलियस डी हस्तमान, हाउटमैन के नाम से। तो एक प्रतिनिधि के रूप में, व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में आएगा, और ये सीधा नहीं आएगा, ये पहले जाएगा, ये इंडोनेशिया जाएगा, ठीक है ना। ये पहला नंबर है इंडोनेशिया, पहले जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशियन आइलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया पहुंच गया, यहां से आएगा और ये पहुंचेगा इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप कहा जाता है, स्पाइस आइलैंड, मसाला द्वीप है ये इंडोनेशिया। देखिए
ये है मलाया है, ये जाकर्ता है, ये जावा है। हाँ, तो आप देखेंगे तो इस तरह से इंडोनेशिया क्या है, आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडोनेशिया में। तो आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी में इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया आपको मिलेगा मैप में, तो यही इंडोनेशिया है। तो पहले नंबर पे इंडोनेशिया जाएंगे और फिर ये भारत भी आते हैं 95-96 में ही, और आकर यहाँ के व्यापारियों से मिलेंगे। तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया जाते हैं और फिर ये भारत आते हैं, दूसरे नंबर पे ये भारत आते हैं। तो एक बात समझिए कि ये सवाल पूछा गया है कि क्या डच जो है, ठीक है, यहां पे डच है तो मैं यहां पे बना देता हूं, क्या ये जो डच है ये पहले भारत आए थे जब पूर्व में ये चले थे और समुद्री मार्गों से पूर्व में पहुंचे थे, ईस्ट में पहुंचे थे, तो क्या पहले भारत आए थे? नहीं, भारत नहीं आए थे, पहले ये आकर ये इंडोनेशिया गए, ठीक है। और कौन आया था सबसे पहला व्यक्ति? कार्नेलस डी हस्तमान, जिसे हाउटमैन भी कहा जाता है। तो इंडोनेशिया आया, व्यापारियों के एक शिष्टमंडल के साथ, टीम के साथ यह आया होगा, उसमें और भी व्यापारी होंगे। तो इंडोनेशिया गया और यहां भी आकर व्यापारियों से मिलता है। लेकिन यह सवाल बनेगा कि सबसे पहले कहां गया डच? तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया पहुंचे थे, उसके बाद ये भारत आए थे। भारत तो आए थे इसी समय 1595-96 में, लेकिन आने के क्रम में पहले ये कहां पहुंचेंगे? इंडोनेशिया। ये पूछा जाता है सवाल, तो यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? तो मसाला द्वीप, और मसाला द्वीप किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को। तो यहां तक बात हो गई। अभी तक इनकी कंपनी नहीं बनी है, तो आए और थोड़ा बहुत व्यापार करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन कंपनी के तौर पर अभी इनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नहीं बनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या नीदरलैंड की पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा 1602 में। यहां मैंने लिखा है ना, देखिए 1602 में डच अपनी कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए जो डचों की कंपनी बनेगी, कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बनेगी? ये बनेगी 1602 में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडीज, और इसी को कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है? 1602 में। अब देखिए यहां पर हम हमेशा सबके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या है कि पूर्व के देशों के साथ इन्होंने व्यापार करने के लिए जिन जिन कंपनियों का गठन किया, सर्वप्रथम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। सामान्य तौर पर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटेन के लिए कहा जाता है, इंग्लैंड के लिए या यूनाइटेड किंगडम के लिए। ऐसा नहीं है, ये वो सभी यूरोपीय देश जो भारत आए, हाँ, या पूर्वी देशों में आए और उन्हें पूर्वी देशों में आए, तो उन्होंने जिन जिन कंपनियों का गठन किया व्यापार करने के लिए, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। लेकिन चूंकि ब्रिटेन का शासन सबसे ज्यादा दिन तक रहा और हम स्वतंत्र भी हुए हैं 1947 में ब्रिटेन से ही, ठीक है, ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली हमें, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंबॉलिक तौर पे जब भी हम कहा जाता है, सिंबॉलिक तौर पे लोग मान लेते हैं कि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, लेकिन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाएगा, खाली उसके देश का नाम लगा देंगे। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1602 में ये कंपनी बनकर तैयार हो गई, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब डचों की एक कंपनी है जो पूर्व से व्यापार करने के लिए आई, पूर्व के से व्यापार करने के लिए बनाई गई। कब बनाई गई? 1602 ईडी में। इस कंपनी का नाम
था वेरिंगदे ओस्ट इंडीज, और इसी कंपनी को आप कहेंगे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। दोनों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम है जो 1602 में बनाई गई। ठीक है, अब इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए नीदरलैंड की सरकार से 21 वर्षों के लिए इस कंपनी को 21 वर्ष के लिए इसको पूर्व से व्यापार का परमिशन दिया जाता है। हाँ, पूर्व से व्यापार का परमिशन मिलता है, व्यापार का परमिशन मिलता है। और इसको सिर्फ व्यापार का ही परमिशन नहीं मिलता, हाँ, इसको कहा जाता है पूर्व से जाइए व्यापार कीजिए, और साथ साथ इसको अधिकार दिया जाता है कि ये 3 अधिकार इसको मिलते हैं। पूर्व से व्यापार का तो अधिकार मिले, यानी कि व्यापार का तो अधिकार मिलेगा ही, और व्यापार के बाद इसको संधियां करने का और सैन्य कार्रवाई करने का। सैन्य कार्रवाई करेगा तभी संधि भी करेगा, यानी कि आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, व्यापार, सैन्य कार्रवाई और संधियां, इन तीनों का परमिशन इसको नीदरलैंड की सरकार देगी। सैन्य कार्रवाई और संधि यानी ट्रीटी। ठीक है, तो व्यापार कर सकती है कंपनी। 21 वर्षों के लिए कहा गया कि जाइए पूर्व से व्यापार कीजिए, और व्यापार के साथ साथ इसको सैन्य कार्रवाई करने और संधियां करने की भी इसको परमिशन दी गई। और ये इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर डचों को पता था कि यहां पर पुर्तगालियों ने पूरी तरह से अपनी मोनोपोली बना रखी है, और हिंद महासागर को वो एक तरह से पुर्तगाली सागर बना चुके हैं। ठीक है, तो यहां उनकी तूती बोलती है, हाँ, उन्हीं का बोलबाला है। तो वो जानते थे कि यहां जब डचों को मालूम है कि जब वहां आएंगे और पुर्तगाली ऑलरेडी यहां पर हैं, तो वो तो डिस्टर्ब करेंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि भारत से जो व्यापार था, भारत का जो व्यापार था बहुत प्रॉफिटेबल था यूरोपियंस के लिए। और यहां पर चूंकि अभी एक ही कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी है, तो उसकी मोनोपोली चल रही है, उसमें कोई और एनक्रोच करेगा तो पहले वाले को क्या होगी, दिक्कत तो होगी, तो वो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए इनको पता है कि ये जब जाएंगे तो पुर्तगाली इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि हाँ भाई, लड़ाई की भी, युद्ध की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो नीदरलैंड ने इनको इस कंपनी को परमिशन दिया कि आप जाइए, व्यापार भी कीजिए, सैन्य कार्रवाई भी कीजिए जरूरत पड़ने पर, यानी कि युद्ध भी कीजिए, और संधियां भी कीजिए जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये 3 चीजों का परमिशन, व्यापार, सैन्य कार्रवाई और संधि, इन तीनों चीजों का इनको परमिशन मिल जाता है। कितने दिनों के लिए? 21 वर्षों के लिए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी इस वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी के बारे में कुछ और चीजें आप जान लीजिए। जैसे ये देखिए, ये कंपनी बनाई गई वेरिंगदे ईस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट इंडीज यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। तो देखिए, ये शेयर धारक कंपनी थी, ये शेयर धारक कंपनी है, शेयर धारक कंपनी है। हाँ, और खूबी ये थी कि इसने आम जनता को भी शेयर दिया था। और इस कंपनी का गठन जो हुआ था, ये 65 लाख गिल्डर के साथ हुआ था। ठीक है, और इस कंपनी के बारे में सबसे बड़ी खूबी है कि ये कंपनी 200 वर्षों तक अपने शेयर होल्डर्स को अधिकतम मुनाफा देती रही। देखिए, ये कंपनी जो है अधिकतम मुनाफा देती रही। और यह मुनाफा कितना था? करीब करीब 18%। ये बस जानने की बात है, अधिकतम मुनाफा देती रही। और अधिकतम मुनाफा देने वाली ये कंपनी बनी रही कितने दिनों तक? 200 वर्षों तक। यहां पर मैं लिख देता हूं 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी ये बनी रही। किसको मुनाफा देती थी ये? अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना, अपने शेयर होल्डर्स को। और कहा जाता है कि जितनी भी प्रमुख कंपनियां बनाई गई, चाहे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उसमें ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे लंबे समय तक अपने शेयर होल्डर्स को सबसे लंबे समय तक
मुनाफा देने वाली कंपनी थी, ठीक है ना। तो अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी ये बनी रही 200 वर्षों तक। ये एक बड़ी बात है। एक शेयर धारक कंपनी थी, यानी कि शेयर होल्डिंग कंपनी थी, और ये आम जनता को भी शेयर देती थी, और 200 वर्षों तक यह अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी बनी रही। कितना मुनाफा देती थी? 18%। ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 200 वर्षों तक ये मुनाफा देती रही। और ये भी कहा जाता है कि आगे जब इधर इसको लॉस होना शुरू हुआ, जब प्रॉफिट में नहीं भी थी, कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, फिर भी मतलब 200 वर्षों में वो भी इंक्लूडेड है कि 200 वर्षों में वो समय भी आया जब कंपनी घाटे में चल रही है, फिर भी वो अपने शेयर होल्डर्स को 18% का मुनाफा दे रही है। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमने ये देख लिया कि डचों की स्थिति क्या है भाई। तो डचों की स्थिति, यहां पर लोकेशन हमने बता दिया कि ये डचों का लोकेशन है, यानी कि यूरोप में यही डच है, यहां पर, और यही मैंने बता दिया ये डच है, यानी कि नीदरलैंड है, नीचे बेल्जियम है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने बता दिया कि शुरुआती दौर में ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। हाँ, नीदरलैंड पे स्पेन का कब्जा था, नीदरलैंड पे स्पेन का कब्जा था। इस स्पेन कहाँ पे है? ये वाला पार्ट है, स्पेन का कब्जा है। 1581 में ये जो है ये आजाद होते हैं, लेकिन उस समय उतनी पूंजी नहीं है इनके पास कि ये सीधे सीधे भारत और पूर्व के देशों में आकर व्यापार कर सके, इसलिए ये पुर्तगाल से सामान उठा रहे हैं, लिस्बन से, और पुर्तगाल से वही सामान ले जाते हैं, डायरेक्ट भारत से नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन पुर्तगाल जो भारत से सामान ले जा रहा है उन्हीं सामानों को ले जा रहे हैं, और रोटरडैम बंदरगाह और राइन नदी की मदद के सहारे ये पूरे यूरोप में उन सामानों का व्यापार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अपना पूंजी बनाते हैं, अपने यहाँ नए नए साधनों का विकास करते हैं, और फिर आर्थिक रूप से मजबूत होकर ये भारत की तरफ चलेंगे। और उसके पहले, भारत की तरफ चलने के पहले, भारत की तरफ चलते हैं कब? एक प्रतिनिधि के तौर पे तो वो कार्नेलियस डी हस्टमान हाउटमैन आ जाता है 1595-96 में, लेकिन ऑफिशियली भारत से व्यापार के लिए जब कंपनी बनाई जाती है तो वो 1602 में बनाई जाती है, बेरिंग दे ओस्ट इंडीज, यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि एक शेयर धारक कंपनी है, शेयर होल्डिंग कंपनी है, अपने ये आम जनता को भी शेयर देती है, और ये 200 वर्षों तक अपने शेयर धारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी बनी रही थी। तो यहां पर जो सवाल पूछा जा सकता है, देखिए सबसे पहले यहां से देखते हैं कि भारत आने के क्रम में, अगर भारत आने का क्रम देखा जाए यूरोपीय देशों का, उसमें डचों का स्थान कौन सा है? तो उसमें डचों का स्थान दूसरा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा भारत और पूर्वी देशों से व्यापार के उद्देश्य से यूरोपीय देशों ने कंपनियों का गठन किया। तो कंपनियों के गठन का क्रम अगर पूछा जाए तो उसमें कंपनियों के गठन के क्रम में डचों का स्थान तीसरा है, थर्ड है, देख लीजिए थर्ड प्लेस है। पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, फिर ब्रिटिश यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, जिसका नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वेरिंग दे ओस्ट इंडीज। तो ये पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1602 में, ठीक है। इस कंपनी का नाम क्या था? तो दोनों नाम आप कह सकते हैं, वेरिंग दे ओस्ट इंडीज या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो दोनों आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक शेयर धारक कंपनी थी, शेयर होल्डिंग कंपनी थी, ठीक है। और पूर्व से व्यापार करने के लिए इसे कितने वर्षों का परमिशन मिला? तो 21 वर्षों का। इस परमिशन में क्या क्या चीज था? क्या सिर्फ व्यापार का परमिशन था? तो ये अगर आप देखेंगे तो पूछा जा सकता है यहां से सवाल कि क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापार का परमिशन मिला था कि आप जाइए केवल और केवल व्यापार कीजिए? नहीं, व्यापार का भी मिला था, सैन्य कार्रवाई का भी, और संधियां यानी ट्रीटी का भी, यानी आप ट्रीटी भी कर सकते हैं, सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, यानी युद्ध भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां तक तो आपने देख ही लिया नीदरलैंड को आजादी कब मिलती है? तो आजादी 1581 में मिलती है, ठीक है। 1581 में ये किससे आजाद होता है, किस देश से? तो स्पेन से। ये स्पेन है, तो स्पेन पे ही कब्जा रहा, स्पेन का ही कब्जा रहा
नीदरलैंड पे यानी डचों पे, और डचों को आजादी स्पेन से मिल जाएगी 1581 में। और उसके बाद से ही मैंने बताया कि व्यापार करना शुरू करेंगे यहाँ पुर्तगाल से व्यापार करना शुरू करेंगे। पुर्तगाल से ये बेसिकली सामान उठाएंगे, हाँ वही सामान जो पुर्तगाली भारत से ले जा रहे हैं। तो डायरेक्ट भारत से नहीं लाएंगे, ये यहीं से सामान उठा के और फिर रोटरडैम और बंदरगाह और राइन नदी के सहारे ये व्यापार करना शुरू कर देंगे यूरोप में, ठीक है। और 1581 के बाद 1595-96 का समय आएगा, और इसी समय पहला व्यक्ति कौन आता है भारत की अगर बात करें, पहला व्यक्ति भारत में कौन आएगा या पहला प्रतिनिधि डचों का कौन आता है भारत में, तो कार्नेलियस डी हस्तमान, जिसे हाउटमैन के नाम से भी जाना जाता है। कब आता है 1595-96 में। और यह भी पूछा जाता है कि क्या डच सबसे पहले अगर आए तो क्या सीधे भारत आ गए, तो नहीं, सबसे पहले भारत नहीं आए। सबसे पहले ये डच यहां से आते हैं और ये सीधे इंडोनेशिया चले जाएंगे। तो पहले ये इंडोनेशिया आते हैं, 1 नंबर पे मैंने लिखा है, और बाद में यही प्रतिनिधिमंडल भारत भी आएगा, व्यापारियों से भी मिलेगा। तो भारत ये इंडोनेशिया के बाद पहुंचेंगे 1595-96 में ही। अब आगे हम देखेंगे कि कंपनी बनने के बाद डच किस तरह से अपनी बिजनेस एक्टिविटी पूर्व के देशों में और भारत में शुरू करते हैं। अगर ये कंपनी बनने के बाद भी आएंगे ना, तो ये पहले इंडोनेशिया ही आएंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो पहले आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। देखिए अभी तक हमने देखा कि ये जो नीदरलैंड है यानी जो डच हैं, इनको आजादी मिलती है 1581 में, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं किससे, इस स्पेन से। उसके बाद जो पहला आप डचों का प्रतिनिधि कह लें या पहला डच यात्री कह लें या व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल का एक लीडर कह लें, ये पहला व्यक्ति जो है वो CDH यानी कि कॉर्नेलियस डी हस्तमान, जिसे हाउटमैन के नाम से जाना जाता है, वो 1595-96 पूर्व की तरफ आता है। लेकिन पहले भारत नहीं जाता, पहले आता है मसाला द्वीप पर यानी कि स्पाइस आइलैंड पर। स्पाइस आइलैंड क्या है भाई, ये है इंडोनेशिया, ठीक है, यहां आता है और फिर भारत पहुंचता है और यहाँ के व्यापारियों से मिलता है। समय एक ही है 1595-96। तो यहां से सवाल भी बनता है कि क्या जो पहला डच यात्री है या जो डच हैं जो पहली बार पूर्व की तरफ आते हैं, तो क्या वो पहले भारत गए थे सबसे पहले या कहीं और गए थे, तो नहीं, भारत सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले इंडोनेशिया गए और फिर वो भारत आते हैं, साल वही होगा, ठीक है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर दिया जाता है 1602 में। इस कंपनी का नाम है वेरिंगडे ओस्ट इंडीज, या आप इसको कह सकते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी गठित होती है तो ये डच क्या करेंगे, ये सीधा पहुंचते हैं कहां पे, इंडोनेशिया। फिर ये कंपनी के रूप में भी इंडोनेशिया आएंगे और यहां पर इस इंडोनेशिया में यानी कि मसाला द्वीप में यानी कि स्पाइस आइलैंड में यहां पर क्वांटम की जीत इनकी होगी। और क्वांटम ये छीन लेंगे किससे, क्वांटम छीनेंगे ये पुर्तगालियों से। क्वांटम की जीत हो जाएगी यहां पर, जीत किससे, पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से। तो ये कंपनी बनते ही सीधे आकर भिड़ेंगे पुर्तगालियों से। देखो जितनी भी ये जीत हासिल करेंगे ना, ये पुर्तगालियों से करेंगे, क्योंकि उसके पहले इस एरिया में पुर्तगाली हैं, क्योंकि पुर्तगाली इनसे करीब 100 साल पहले ही आ चुके हैं और पूरे हिंद महासागर पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हाँ, पुर्तगाली सागर में बदल दिया है, आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में तब्दील कर दिया था। तो क्वांटम की जीत, तो क्वांटम की जीत ये कब करते हैं, 1602 में। तो ये कंपनी बन गई और 1602 में इन्होंने क्वांटम जीत लिया, क्वांटम जीत लिया, क्वांटम जीत लिया, क्वांटम की विजय हो जाती है, विजय लिख लीजिए, क्वांटम की विजय हो जाएगी 1602 में। 1602 के बाद ये क्या करेंगे, 1605 में, 1605 में ये दो काम करते हैं। एक तो 1605 में ये अंबायान, अंबायान, ठीक है, अंबायान कहां पे है भाई, इंडोनेशिया, इसी इंडोनेशिया में मसाला द्वीप में अंबायान जीतेंगे और फिर ये भारत भी पहुंच जाएंगे और मसूलीपट्टम भी में अपनी कोठी बना लेंगे। मसूलीपट्टम
मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बना लेंगे भारत में। ठीक है, तो ये कब करते हैं भाई, ये कर लेते हैं 1605 में। तो 1605 में अम्बायान इंडोनेशिया की जीत होती है, हाँ वॉन्टम की जीत होती है 1602 में, और 1605 में ही ये मसूलीपट्टनम में एक अपनी कोठी बना लेंगे। कहां पे, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये कब आएंगे, 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम ये में अपनी कोठी बना लेते हैं। ठीक है, तो दो काम इंडोनेशिया में अम्बायान की, या अम्बयोना भी इसको कहते हैं, जीत होती है, और मसूलीपट्टनम में भारत में ये कोठी बना लेते हैं। तो दूसरी बार में, पहली बार में भी देखिए जब कार्नेलस डी हस्तमान आता है तो डच पहली बार में कहां जाते हैं, इंडोनेशिया ही जाते हैं, और कंपनी बनने के बाद भी पहले ये इंडोनेशिया जाएंगे और वॉन्टम की जीत करेंगे पुर्तगालियों से। तो दोनों बार में पहले इंडोनेशिया आएंगे और बाद में ये भारत आते हैं। तो यहां तक बात हो गई। 1605 के बाद अगर आप देखें तो 1610 में यहां पे देखें तो यहां पे है पुलिकट, तो पुलिकट ये पहुंच जाते हैं 1610 में। कब, 1610 में, और पुलिकट ये पहुंच जाएंगे, और यहां पर पुलिकट में ये क्या करेंगे, देखिए पुलिकट को मुख्यालय बनाएंगे, ये मुख्यालय बनाएंगे यानी अपना हेडक्वार्टर्स बनाएंगे। यहां बारूद का कारखाना लगाएंगे, बारूद का कारखाना। ठीक है, यहीं पे ये गोल्ड्रिया फैक्ट्री बनाएंगे, गोल्ड्रिया किला, फैक्ट्री कह रहा हूं, गोल्ड्रिया का किला बनाएंगे। तो गोल्ड्रिया किला किसका था, सवाल आता है, तो डचों का था। कहां पे बनाया था, पुलिकट में बनाया था। कब बनाया था, 1610 एडी में, गोल्ड्रिया किला। और यहां से ये गोल्ड कॉइन इशू करते, यहां पे इनका एक टकसाल भी है, गोल्ड्रिया किला में एक टकसाल है इनका, टकसाल, और इस टकसाल से ये गोल्ड कॉइन यानी कि स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के ये निकालते हैं, इशू करते हैं। और इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, पगोड़ा। ध्यान दीजिएगा, पगोड़ा। तो सवाल पूछा जाता है पगोड़ा क्या है भाई, तो सोने का क्या था, तो सोने का सिक्का था, गोल्ड कॉइन था। कौन इशू करता था, तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे, तो पुलिकट से। ठीक है ना, तो पुलिकट से ये पगोड़ा इशू करते थे, और ये पगोड़ा एक ऐसा कॉइन था कि बाद में मुगल सत्ता ने भी इसको मान्यता दी थी। तो ध्यान रखिएगा, तीन प्रमुख बातें पुलिकट से। उसके बाद देखिए यहां पर दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी। इन्होंने 1600 पुलिकट 1610, तो पुलिकट यहां पे आप नोट कर सकते हैं, पुलिकट की जीत। पुलिकट मतलब पुलिकट में ये 1610 में, पुलिकट में ये सब पुर्तगालियों से छीने गई है। तो इनकी कोठियां कहां कहां है, ये यहां पर आ रहा है, यहां पर बन के। ठीक है, पुलिकट 1610 में। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण 1613 में ये जीतते हैं जकार्ता। जकार्ता कहां पे है, जकार्ता। कब, 1613 में। 1613 में पुर्तगालियों से जकार्ता, देखिए यही स्पाइस लैंड है, ये इंडोनेशिया है, ये जकार्ता है, ये जकार्ता है। तो जकार्ता ये जीत लेंगे, और यहां पे 1613 में जीतने के बाद एक शहर बसाएंगे। इस शहर का नाम क्या है, इस शहर का नाम था वेटेविया। वेटेविया इस शहर का नाम था, और यहीं से, इस वेटेविया शहर से पूरे भारत के व्यापार को ये नियंत्रित करेंगे। पूरे भारत के व्यापार का नियंत्रण यही से करेंगे। सिर्फ एक बंगाल का जो व्यापार होगा ये नीदरलैंड से डायरेक्ट करते थे। तो वेटेविया शहर इन्होंने पूछा जाता है कि जकार्ता में इन्होंने कौन सा शहर बसाया डचों ने, तो वेटेविया भी। अब फिर कौन कौन सा सवाल आएगा लास्ट में देखेंगे। तो वेटेविया, ठीक है, पूरे भारत में व्यापार को वो कहां से नियंत्रित करते थे डच, तो वेटेविया शहर से। वेटेविया शहर कहां था, तो ये इंडोनेशियन आइलैंड में था, और इंडोनेशियन आइलैंड में कहां था, तो जकार्ता में था। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए 1613 में ये पहुंच जाते हैं, जीत लेते हैं ये
जाकर्ता। उसके बाद देखिए ये एक जगह है, देखिए ये एक जगह एक जल संधि है जिसे मलक्का जल संधि कहा जाता है। ये मलक्का जल संधि है, देखिए ये बीच में, ये मलाया आइलैंड है, फिर ये जाकर्ता है, ये बीच में क्या है, इसको ऐसे मैं बना देता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है देखिए, ये जो है ये मलक्का आइलैंड है, बहुत मलक्का आइलैंड कह रहा हूं, मलक्का की जल संधि। तो मलक्का की जो ये जल संधि है, ये देखिए ये मलाया आइलैंड है इंडोनेशिया में ही, और ये जाकर्ता है। ठीक है, आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। तो यही जो मलाया जल संधि है, जल संधि है, ये देखिए जल संधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यावसायिक दृष्टि से। अगर आपको, या भी उस समय भी इंपॉर्टेंस था इसका, क्योंकि अगर आपको चाइना से, फिलीपींस से, यानी इधर आपको व्यापार करना है किसी के साथ, तो ये मलक्का जल संधि से ही लोग गुजरते थे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, सामान को लेकर मलक्का की जल संधि से ही लोग गुजरते थे। इधर से जब चाइना वाइना से व्यापार आप करेंगे तो, ठीक है, ताइवान से, जापान से, ये सब जब करेंगे ना तो इधर से ही होगा सारा। तो ये मलक्का की जल संधि पे ये कैप्चर कर लेते हैं, कब ये जीत लेते हैं, ये 1641 में, 1641 में। और उसके बाद ये सीलोन भी 1641 के अलावा ये सीलोन यानी कि श्रीलंका, ये देखिए सीलोन, ये श्रीलंका है, यानी सीलोन यहां पे है, देखिए यहां पर मैं लिख ही देता हूं, सीलोन श्रीलंका को कहते थे, सीलोन, ये सीलोन ये जीतेंगे कब, ये सीलोन जीतेंगे ये 1658 में, 1658 में सीलोन यानी कि श्रीलंका जीत लेंगे। तो यहां पर जाकर्ता भी मैंने लिख दिया है, इसके बाद मैं लिख देता हूं चूंकि एक सीक्वेंस बन जाएगा। जाकर्ता 1613 में, फिर आपको मलाया जल संधि, मलक्का जल संधि, सॉरी मलाया आइलैंड है ना, मलक्का जल संधि, देखिए मलक्का जल संधि, मलक्का की जल संधि इसको कहते हैं। ये मलाया आइलैंड है और बीच में ये जाकर्ता है, और ये मलक्का की जल संधि है, ध्यान दीजिएगा मलक्का की जल संधि। तो मलक्का की जल संधि पे 1641 में ये मलक्का की जल संधि को ये 1641 में कैप्चर कर लेते हैं, सारा पुर्तगालियों से करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जकार्ता हो गया, और जकार्ता के बाद आप लिखेंगे मलक्का जल संधि, मलक्का को ये जीतते हैं 1641 में। और सीलोन यानी कि श्रीलंका, सीलोन यानी कि श्रीलंका, ये 1658 में। तो ये सारा एक सीक्वेंस बन गया यहां से। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन जा रहा है। आजादी 1581, फिर कार्नेलियस डी हस्तमान आता है, कंपनी का गठन होता है, वांटम की विजय होती है पहले 1602 में ही, उसके बाद अंबायान, हाँ, और मसूलीपट्टनम 1605 में, हाँ, उसके बाद पुलिकट, हाँ, पुलिकट के बाद ये जाकर्ता, जाकर्ता के बाद मलक्का, और मलक्का के बाद सीलोन। ये मेन जगह पे जो कैप्चर करते हैं कौन, ये जो डच है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके अलावा इनका सूरत में भी था, देखिए सूरत में ये थे, अपनी कोठी वोटी बनाई थी, सूरत में थे ये, सूरत में। उसके अलावा देखिए यहां पर कोचीन है, तो ये कोचीन है, कोचीन, कोचीन, ये कोचीन है। और यहां पर इस कोचीन को 1663 में जीत लिया गया था, 1663 में। और जीता कैसे गया था, यहां पे डच प्लस कालीकट के शासकों ने हराया था। किसे, डच प्लस कालीकट के शासक ने मिलकर हरा दिया था, पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों को हरा दिया था डच और कालीकट के शासक ने मिलकर। तो यहां पर आप वो भी लिख सकते हैं, सीलोन के बाद 1663 में कोचीन आ गया इनके पास,
कोचीन आ गया 1663 में। एक सीक्वेंस बन गया यहां पर, एक यहां पर सीक्वेंस बन गया ताकि आपको सीक्वेंस में चीजें याद रहे। ठीक है, तो कोचीन। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा सूरत में हो गया, यहां पर देखिए पुलिकट के बाद यहां पर मद्रास में भी ये है, मद्रास में ये मद्रास में यहां पे है। ठीक है, ये मद्रास में है। उसके बाद इधर देखिए कराईकल, ये कराईकल है। ये सब पुलिकट, मद्रास, कराईकल सब कोरोमंडल तट पे हैं। तो ये कराईकल, कराईकल में भी इनकी कोठी है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। उसके अलावा, इनके अलावा देखिए इन्होंने कोठी कहां बनाई, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, यहां पे देखिए बंगाल है। तो इस बंगाल में, ये जो बंगाल है, यहां पे इनका है कासिम बाजार। और कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री बनाई हुई है। रेशम चक्री का मतलब रेशम की चक्री लगाई हुई है, यानी रेशम का कारखाना यहां पे है इनका। और करीब 3000 वर्कर थे यहां पर। ठीक है, रेशम चक्री के अलावा इनका है, आपको यहां पे देख लीजिए, कासिम बाजार के अलावा चिंसूरा, चिंसूरा। और चिंसूरा से ये व्यापार कर रहे थे रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। उसके अलावा ये व्यापार कर रहे हैं शोरा, यहां से ये व्यापार कर रहे हैं अफीम। अब देखिए एक बड़ी बात कि पूरे भारत के व्यापार को ये वेटेविया से, और वेटेविया कहां पे है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहां पे है, जाकर्ता में। तो पूरे भारत के व्यापार को ये वेटेविया से नियंत्रित करते हैं, यहां से, जाकर्ता से। ठीक है, दोनों आ सकता है कि भारत के व्यापार को वो कहां से नियंत्रित करते थे। तो ऑप्शन में अगर वेटेविया ना हो, जाकर्ता हो, तो जाकर्ता आप करेंगे। ऑप्शन में इंडोनेशिया हो तो आप इंडोनेशिया भी लगा सकते हैं, जाकर्ता भी ना हो और वेटेविया भी ना हो, इंडोनेशिया दे, तो इंडोनेशिया से वो कंट्रोल करते थे। इंडोनेशिया में कहां से करते थे, अगर इंडोनेशिया नहीं होता है, सिर्फ जाकर्ता होता है, तो जाकर्ता से करते हैं। और शहर का नाम पूछ ही दिया तो वेटेविया शहर से। तो इंडोनेशिया में जाकर्ता है और जाकर्ता में इन्होंने वेटेविया शहर बसाया और वहीं से पूरे भारत के व्यापार को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के व्यापार का इसको नियंत्रित करते हैं, इसका नियंत्रण सीधे कहां से होता है, नीदरलैंड से। यह सवाल बनेगा कि बंगाल के व्यापार को वो कहां से नियंत्रित करते थे, डच, तो सीधे नीदरलैंड से यहां से करते थे। ठीक है, तो यहां तक बातें हो गई। अब देखिए कासिम बाजार में रेशम चक्री है, चिंसूरा में रेशमी वस्त्र, शोरा अफीम है, इसकी का व्यापार करते हैं। यहां से ये मसूलीपट्टनम से ये नील का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए बालासोर में भी इनका था, उड़ीसा में। ये बालासोर, ये मैं बना देता हूं बालासोर, ये बालासोर। बालासोर कहां पे है, उड़ीसा में। तो यहां से ये वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। इनका पटना में भी कोठी है, पटना में भी। ठीक है, इनका ये सूरत से सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं, सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। कहां से, सूरत से। ठीक है, मसूलीपट्टनम से नील का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कराईकल, देखिए ये कराईकल यहां पे है, कराईकल से भी ये वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। तो देखिए लगभग हमने यहां तक ये कर दिया कि भाई इनकी कोठियां कहां कहां थी, और सीक्वेंस हमने एक बना दिया कि किस किस तरह से ये सीक्वेंस चला। आजादी मिलती है 1581 में स्पेन से, उसके बाद कार्नेलस डी हस्तमान या हाउटमैन आता है 1595-96 में। पहले इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशियन आइलैंड यानी कि मसाला द्वीप, यानी कि
स्पाइस आइलैंड पे। उसके बाद उसी समय भारत आएगा और यहाँ के व्यापारी से मिलेगा उसी साल में। उसके बाद कंपनी बनती है 1602 में, और सबसे पहले कंपनी जैसे ही बनती है ये आते हैं और सीधे भिड़ जाते हैं पुर्तगालियों से, कहां पे, इंडोनेशिया में, और यहां पे जीत हासिल करते हैं 1602 में ही, क्वांटम की जीत। तो यहां देखते रहिए, आपको बिल्कुल याद रखना है 1681 और ये 1602 में क्वांटम की विजय, ये महत्वपूर्ण। सबसे पहली विजय पूर्व में, भारत से पहले इनकी पूर्व में सबसे पहली विजय कंपनी बनते, ये पूछा जा सकता है सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, 1602 में जब कंपनी बनती है तो सबसे पहली विजय इनकी कहां होती है, सबसे पहली जीत कहां होती है, तो इंडोनेशिया में क्वांटम पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी विजय भी होती है अम्बायान पे, इंडोनेशिया पे, और उसके बाद ये 1605 में होती है, ध्यान दीजिएगा। तो 1605 में ये दो काम कर रहे हैं, अम्बायान इंडोनेशिया में ये पुर्तगालियों से अम्बायान को छीनते हैं या अम्बियोना को छीनते हैं, सारा जितनी भी जीत इनकी होगी पुर्तगालियों से ही होगी। ठीक है, और उसी समय मसूलीपट्टनम में देखिए ये बना देते हैं अपनी एक कोठी, कब, 1605 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 1610 में ये पुलिकट में कोठी बनाते हैं, और पुलिकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोरोमंडल तट पे है पुलिकट, 1610 में, देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने। तो सवाल पूछा जाएगा कि पुलिकट पे लिखने के लिए भी आपको दे सकता है, और सवाल पूछा जाएगा कि डचों ने अपना मुख्यालय या हेड क्वार्टर्स कहां से बनाया, कहां पे बनाया, तो पुलिकट में बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पुलिकट में क्या था, तो बारूद का कारखाना था। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुलिकट का पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्ड्रिया किला किसका था, तो गोल्ड्रिया किला डचों का था। डचों ने ये गोल्ड्रिया किला कहां पे बनाया था, तो पुलिकट में बनाया था। पुलिकट किस तट पे है, तो कोरोमंडल तट पे है। ठीक है, गोल्ड्रिया के किला में क्या था, तो एक टकसाल था, या ये भी पूछा जा सकता है कि डचों ने अपना टकसाल कहां बनाया था, तो गोल्ड्रिया के किले में, और गोल्ड्रिया किला कहां था, पुलिकट में। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो टकसाल गोल्ड्रिया के किले में था पुलिकट में, तो वहां से वो क्या करते थे उस टकसाल से, तो गोल्ड कॉइन वो ढालते थे, गोल्ड कॉइन, स्वर्ण सिक्के वो इशू करते थे, और इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो पगोड़ा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि पगोड़ा क्या था भाई, तो सिक्का था। पूछा यह भी जा सकता है कि पगोड़ा जो था वो किस मेटल का बना होता था, या हाँ किस मेटल का, तांबे का, सिल्वर का, गोल्ड का, तो आपका जवाब होगा गोल्ड का। ठीक है, कौन इशू करता था पगोड़ा, तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे, तो पुलिकट से इशू करते थे। क्यों, क्योंकि, और पुलिकट में कहां से, उन्होंने एक टकसाल बनाया था पुलिकट में, हाँ कहां पे बनाया था, तो गोल्ड्रिया किले में। तो गोल्ड्रिया के किले में टकसाल से ये गोल्ड कॉइन इशू करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुलिकट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिकट आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जकार्ता ये जीत लेते हैं। जकार्ता का है भाई, यही जकार्ता है, जकार्ता आज इंडोनेशिया की राजधानी है, और जकार्ता जीत के ये कौन सा शहर बनाएंगे, 1613 में जकार्ता जीतते हैं, वेटेविया शहर बसाएंगे। वेटेविया, ध्यान दीजिएगा, कौन सा शहर बसाएंगे जकार्ता में, यहां पे वेटेविया शहर बसाएंगे, और वेटेविया शहर में ये वेटेविया से ही पूरे भारत के व्यापार को नियंत्रित करेंगे। तो ये सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डच जो थे वो भारत के व्यापार को कहां से नियंत्रित करते थे, तो वेटेविया शहर से। वेटेविया कहां था, तो जकार्ता में, और जकार्ता कहां है भाई, तो इंडोनेशिया में। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि पूरे भारत के व्यापार को तो वो वेटेविया से नियंत्रित करते हैं, इंडोनेशिया से, या आप कहें जकार्ता से। ठीक है, लेकिन बंगाल के व्यापार को ये नीदरलैंड से ही नियंत्रित करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। अब ध्यान दीजिए कहां से किन किन चीजों का व्यापार होता था, ये भी हमने देखा। तो मसूलीपट्टनम जो है, जिसको इन्होंने 1605 में जहां पे कोठी बनाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस चीज का व्यापार होता था, तो मसूलीपट्टनम में नील का व्यापार होता था। पुलिकट हमने देख लिया। हाँ, कराईकल से ये वस्त्र का व्यापार करते थे।
ठीक है। सूरत जो है यहां से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। मद्रास भी इनका एक सेंटर था, पटना भी इनका सेंटर था। हाँ, कोचीन भी इन्होंने पुर्तगालियों से जीता था कालीकट के राजा की सहायता से। और कब जीता था? 1663 में, ये ध्यान रखना है। अब जहां तक बंगाल की बात है तो बंगाल में ये देखिए, बंगाल में कासिम बाजार में इनकी फैक्ट्री थी और रेशम चक्री इन्होंने लगाया था, यानी कि रेशम का कारखाना लगाया था। और रेशम के कारखाने में करीब 3000 वर्कर थे, ऐसा कहा जाता है। चिंसूरा था बंगाल में, तो रेशमी वस्त्र, शोरा और अफीम का व्यापार यहां से होता था। तो इन सारे जगहों को, कराईकल आप ध्यान दीजिएगा, यहां से वस्त्र का व्यापार होता है। तो आप यहां से सब कुछ जो है आप नोट कर लीजिएगा कि कहां से किन चीजों का व्यापार होता था। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने यहां पर इस तरह से डचों ने भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को पूरी तरह से छीण कर दिया और उनका एक एक जो सेंटर था, चाहे वो इंडोनेशिया में हो या भारत में हो, उन सबको वो छीनते चले गए। अब डचों की एक खास बात, पुर्तगालियों और डचों में एक खास डिफरेंस आपको मिलेगा। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं पुर्तगाली जो थे, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली, पोर्टुगीज, जो पोर्टुगीज थे जब भारत आए थे तो इन्होंने स्पाइस के व्यापार पे ज्यादा जोर दिया था, जबकि ये जो डच हैं ये वस्त्र के निर्यात को इन्होंने, ये बेसिक डिफरेंस है, ये यहां से वस्त्र के व्यापार को इन्होंने, या वस्त्र के निर्यात को, यहां से ये वस्त्र मंगाते थे, हाँ, या यहां से आते थे और वस्त्र भेजते थे यहां पर यूरोप में। तो इन्होंने भारत से, कहां से? भारत से वस्त्र का व्यापार किया मुख्य रूप से, मसालों का नहीं किया। मसालों की पूर्ति ये कहां से कर लेते थे? तो ये मसाला आइलैंड जो है इंडोनेशिया, यहां से कर लेते थे। तो बेसिक डिफरेंस यही है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यहां से कि अगर हम बात करें तो पुर्तगाली जो थे, देखिए पुर्तगालियों ने भारत से मसालों का व्यापार किया, जबकि भारत के वस्त्रों को यूरोप में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डचों को, क्योंकि इन्होंने भारत से, देखिए ज्यादातर जो मुख्य रूप से इन्होंने वस्त्रों का व्यापार किया। कराईकल में भी वस्त्र है, सूती वस्त्र यहां पे भी है सूरत से, ठीक है, यहां पे देखिए बंगाल से, सब वस्त्र का व्यापार ये किया करते थे मुख्य रूप से। नील का भी व्यापार इन्होंने किया, मसूलीपट्टनम से, शोरा अफीम का भी किया, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने भारत के वस्त्रों को यूरोप में पॉपुलर बनाया। तो बेसिक डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1641 में यहां तक हो गया, जकार्ता हो गया। फिर मलक्का, देखिए मलक्का आइलैंड इन्होंने जीता है। आइलैंड बार बार मैं कह रहा हूं, इंडोनेशिया पूरा आइलैंड है। मलक्का जो एक जल संधि है, ठीक है, तो मलक्का जल संधि पे ये 1641 में अधिकार कर लेते हैं, और सिलोन इस श्रीलंका पे 1658 में अधिकार कर लेते हैं। ये लाइन से सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और कोचीन जो है 1663 में इस पे अधिकार हो जाता है। मद्रास भी इनके कब्जे में है। तो इस तरह से आप देखें कि इनकी जो कोठियां हैं, कोचीन के अलावा आप मद्रास देख लें, सूरत देख लें, जो कुछ और है तो यहां पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे आगे लिख सकते हैं, मद्रास भी इनके पास है, ठीक है, इनके पास सूरत भी है। तो ये सब इनके पास है। कोचीन 1663 में जीतते हैं, मद्रास, सूरत भी इनके पास है। पटना इनके पास है, देखिए मैंने बता दिया था, पटना इनके पास है, ठीक है। बाकी सब तो जो मुख्य सेंटर है यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मलक्का 1641 में, ध्यान दीजिएगा, और सीलोन जिसे श्रीलंका कहते हैं 1658 में, कोचीन 1663 में, उसके अलावा मद्रास, सूरत, पटना पे भी इनका अधिकार है, ठीक है। और इनके अलावा कासिम बाजार, बंगाल में आपको कासिम बाजार और चिंसूरा पे इनका अधिकार है। तो ये सब आप यहां से नोट कर लीजिएगा एक जगह। अब बड़ी बात यह है,
हमें देखना यह है कि यहां पर आप देखिए कि पुर्तगालियों को पूरी तरह से चुनौती देने वाला कौन था? तो डच थे। डचों के आने के बाद धीरे धीरे भारत से पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण होने लगी और डचों ने एक तरह से पुर्तगालियों से सारे सेंटर छीन लिए थे। तो पुर्तगालियों को चुनौती मिलेगा डचों से, लेकिन फिर डचों को किससे मिलेगा? तो आगे अब डचों के बाद भारत में ब्रिटेन आएगा। ठीक है, ये ब्रिटेन आएगा। यहां पर ब्रिटेन है, ये भारत आएंगे, ब्रिटिश भारत आएंगे और ये डचों को चुनौती देंगे और धीरे धीरे डचों ने भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को क्षीण किया तो अंग्रेज जो हैं वो भारत से बाहर करेंगे किसको? डचों को। ठीक है, एक चीज यहां पे और नोट कीजिएगा, यहां पर देखिए बालासोर में, उड़ीसा में जो है यहां से वस्त्र का भी व्यापार ये करते थे, तो बालासोर भी इनका एक सेंटर था। यहां पे नोट कर लीजिए बालासोर। ठीक है, देखिए यहां पे सारा चीज दे दिया गया है बालासोर। तो यहां से सारा ऊपर से देखेंगे ना तो एक सीक्वेंस में सब कुछ जो मैंने यहां समझाया हुआ है, एक सीक्वेंस में सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया सारा कुछ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं और बताऊंगा और फिर हमारा वीडियो आज का खत्म हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि डच भारत आते हैं, ये नीदरलैंड वाले ये भारत आते हैं और भारत आकर ये पुर्तगालियों की शक्ति को खत्म कर देते हैं। भारत में ही नहीं, ये इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, हाँ, इन सब जगहों पे पुर्तगाली शक्ति को खत्म कर देते हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देते हैं। लेकिन डचों के बाद अंग्रेज आएंगे भारत में और ये ब्रिटिशर्स जो हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये डचों की शक्ति को क्षीण करेंगे और वो शक्ति क्षीण कैसे होगी कि एक निर्णायक लड़ाई होगी, एक निर्णायक युद्ध होगा। निर्णायक डिसाइसिव वॉर होगा, निर्णायक युद्ध होगा। किसके किसके बीच में? डचों के बीच में, डच वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच में होगा। और ये निर्णायक युद्ध कौन सा है? बेदरा युद्ध। बेदरा का युद्ध आप कह सकते हैं, वॉर ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा कहां है भाई? तो बंगाल में, बंगाल में है। तो बेदरा के युद्ध में, ये बेदरा का युद्ध होगा डचों और अंग्रेजों के बीच और इसमें होगा क्या? इनकी जो है हार हो जाएगी, हार हो जाएगी। और इस हार का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट, इनकी हार का रिजल्ट क्या होगा भाई? रिजल्ट ये होगा कि डच जो होंगे, डच भारत में इनकी व्यापारिक शक्ति खत्म हो जाएगी, सॉरी व्यापारिक शक्ति रहेगी, ठीक है, लेकिन सैन्य शक्ति खत्म हो जाएगी, सैन्य शक्ति खत्म हो जाएगी और राजनीतिक शक्ति भी इनकी खत्म हो जाएगी बेदरा के युद्ध के बाद। तो बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच एक निर्णायक युद्ध रहा। और ये युद्ध हुआ कब? देखिए ये भी टाइम लिख लीजिए। बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध, 1759 में बेदरा का युद्ध। ये बेदरा कहां पे है भाई? तो बंगाल में है। ये एक निर्णायक युद्ध था, डिसाइसिव वॉर था। किसके किसके बीच में हुआ? डचों और अंग्रेजों के बीच में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? डच हार गए। और इस रिजल्ट का क्या परिणाम हुआ कि डचों की व्यापारिक शक्ति तो रही, लेकिन भारत में इनकी सैन्य शक्ति भी खत्म हो गई। ठीक है, ये व्यापारिक शक्ति रही, सैन्य शक्ति खत्म हो गई और राजनीतिक शक्ति भी खत्म हो गई। सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति खत्म होने का मतलब है कि बेदरा की लड़ाई ने इनको बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया भारत में। और इसके बाद एक पेरिस की संधि होगी 1795 में। 1795 में एक पेरिस की संधि होगी, ध्यान रखिएगा 1795 में पेरिस की संधि होगी, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और इस संधि के तहत समझ लीजिए इसको, इस संधि के तहत क्या होगा कि अंग्रेज जो हैं
अंग्रेज जो है डचों से इनके जितने भी सेंटर हैं वो छीन लेंगे। ये घटना कब होगी? 1795 की जो पेरिस की संधि होगी, इसके द्वारा डचों के सारे सेंटर अंग्रेजों के पास चले जाएंगे। हालांकि ये जो सूरत है, सूरत को कुछ शर्तों के साथ लौटाया जाएगा, लेकिन 1824 में ये जो डच जो हैं सूरत भी अंग्रेजों को बेच देंगे और फिर परमानेंटली ये भारत से चले जाएंगे। कहां पे? नीदरलैंड। तो इस तरह से डचों की कहानी यहां पर खत्म हो जाएगी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे 1759 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच हुआ? तो डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें इसका परिणाम क्या रहा? तो डच हार गए। हाँ, और इस हार का परिणाम क्या रहा कि इनके पास, डचों के पास सिर्फ व्यापारिक शक्ति ही रही, सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई। तो अभी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।